हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। आई होप कि यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसके अंदर क्या है, कैसे हम इस चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा और उसके बाद धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग करेंगे आफ्टर 10th, मतलब 10th के बाद जो भी बच्चे IIT और इन सब के लिए जो प्रिपेयर होने वाले हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और जो वेटेज है मार्क्स के हिसाब से भी 8 से 10 मार्क्स का ये चैप्टर है CBSE के अंदर। और अगर हम IIT और इन सब की अगर हम बात करेंगे, जो कि फर्दर आप पहले 11th और 12th में आप ट्रिग्नोमेट्री और पढ़ोगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ ये इतना ही नहीं रहेगा, इसके बाद अब इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस क्लास में अभी ये बेसिक चैप्टर है, तो क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है इसीलिए बहुत इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे 11th और 12th के अंदर जो कॉन्सेप्ट बनेंगे उसको समझने का आपको मौका मिलेगा। तो इस पूरे वीडियो को फुली वॉच कीजिए, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बन सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है आपके लिए, तो एक जो लाइक है वो बनता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन को, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर ये कह रहा है कि कुछ राइट ट्राइंगल्स हम अपने आसपास में देख सकते हैं। जैसे अगर हम कभी कुतुब मीनार को देखें तो ये बहुत ही इसकी जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से कोई एक जो ऑब्जर्वर है जो आपको इधर दिख रहा होगा कि वो इसके टॉप पे दिख रहा है, उस ऑब्जर्वर के आई से और जितना ये स्टैंड कर रहा है इस दोनों के बीच में अगर यहाँ पे उसको ये पता लग जाए कि उसका एंगल कितना है, यहाँ पे इसको थीटा बोलते हैं। थीटा कोई भी एक एंगल हो सकता है, एनी एंगल। तो अगर उसको ये पता लग जाए कि यहाँ से ये कितने एंगल पे ये इस टॉप को देख रहा है, तो वो आराम से इसकी हाइट को निकाल सकता है। तो एक जो दूसरा सिनेरियो है यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि कोई एक यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पे किसी एक घर में जो बैल्कनी है यहाँ से कोई देख रहा है, और एक यहाँ पे कोई नदी है और उसके दूसरे साइड पे कोई और एक पर्सन है, और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या कुछ एक जो कन्वर्सेशन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक गैप है, और अगर इस पर्सन को ये गैप अगर निकालना है कि ये कितनी दूरी पे इस बिल्डिंग से है, तो अगेन उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, और एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो हाइट है ये कितना है। मतलब एक हाइट अगर कोई भी मिल जाए और एक एंगल मिल जाए तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इस दोनों के बीच में कितनी दूरी है, या अगर हमको ये दूरी पता हो तो हम इसके हाइट को निकाल सकते हैं, जबकि ये पता हो कि इसका जो एंगल है वो कितना बना रहा है इस वाटर लेवल के साथ में जो ये पर्सन इस पर्सन को देख रहा है। तो इसी तरीके से कभी हाइट निकालना हो गया, कभी जो डिस्टेंस है वो निकालना हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर यही सीखेंगे कि जिस तरीके से हम यहाँ पर हाइट निकाल सकते हैं अगर एंगल और डिस्टेंस पता हो, या अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम इसका हाइट पता कर सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये कितने हाइट पर होगा, या ये जो बालकनी से जो ये देख रहा है पर्सन तो इसकी हाइट कितनी होगी इस ज़मीन से। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ये हो गए दो एग्जाम्पल जो हम अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर हम देख सकते हैं, और देखते हैं कि फर्दर और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखा जा सकता है और ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में क्या है। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में यहाँ पर ये जो पूरा होल चैप्टर है इसके एप्लीकेशन को बताने के लिए चैप्टर 9 है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, और हम किस तरीके से इन सभी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इसके लिए फर्दर जो चैप्टर है अगला चैप्टर 9 उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। दूसरा, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ अलग से जो एप्लीकेशन है वो मैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर। जैसे पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो डिस्टेंस पता लगाने के लिए, जैसे स्टार और प्लैनेट्स ये अर्थ से कितनी दूरी पर है इसको पता लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे।
Even today, most of the technologically advanced method used in engineering and physical science are based on ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो इंजीनियरिंग या फिजिकल साइंस के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो आपने फ्लाईओवर देख रखे होंगे, ब्रिजेस देख रखे होंगे, तो ये सारे के सारे वर्क करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे। तो इसीलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, इंजीनियरिंग में ये काम आता है। ऐसे आप डेली लाइफ में आप इस्तेमाल जब भी कर सकते हो जब आपको एंगल की थोड़ी बहुत समझ हो, डिस्टेंस का थोड़ा बहुत समझ हो, हाइट का थोड़ा बहुत समझ हो। तो इसमें अगर आप ये समझ अगर लगा लेते हो, ऐसे आप एप्लीकेशन जैसे चैप्टर 9 में करोगे, तो उसके बाद अपने आसपास में कुछ बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट को भी आप नाप सकते हो अगर आपको एंगल देखने आता है। तो इस तरीके से हमने ये तो समझ लिया कि इसका जो एप्लीकेशन है वो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो इसके अंदर जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं तो जो पहले 3 लेटर है ट्री, इसका मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और यहाँ पर जो मेट्री है एक्चुअली में मेट्रोन, इसका मतलब होता है, ये मेट्रोन से लिया गया जो मेट्री है, तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो जैसे हम हाइट मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इसीलिए मेजर, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो ट्रिग्नोमेट्री पड़ गया है। तो इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम साइड्स और एंगल को आपस में को रिलेट करके हाइट या फिर जो डिस्टेंस है वो हम पता करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ज़्यादातर बेसिकली क्या होता है, हम राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं और इसके अंदर अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। और इसको इस तीनों को हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को हम एक फॉर्मूले से, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो ये फॉर्मूले, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, हम इसका इस्तेमाल करके अगर हमें कोई 2 पता है तो हम एक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बेस, और यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज बेस, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो इस तीनों के बीच में रिलेशन दे रखे हैं 3 तरीके से। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तो क्योंकि जब भी आप ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करोगे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी, तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखना है। और इसके बेस पे हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करके देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हो कि इफ परपेंडिकुलर इज 8 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिया हुआ है कि एक है परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर और जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमें पता करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है उस राइट एंगल ट्राइंगल का वो क्या होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसने जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि 8 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर है, तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएं तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इधर यहाँ पर जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज है ये हमको पता करना है, तो h हमको पता करना है, जो परपेंडिकुलर है ये दिया हुआ है, और इधर जो बेस है ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर जो परपेंडिकुलर है ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर बेस है ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर और फिर प्लस बेस स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका रूट, क्योंकि इधर का जो स्क्वायर होता है ये दूसरे साइड पे ये रूट बन जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर पहले लिख रखा है कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसी तरीके से जो बेस है यहाँ पर जैसे 6 है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज है इसमें 8 का स्क्वायर ये होता है 64, और 6 का स्क्वायर ये होता है 36 और अंडर रूट, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 का जो रूट होता है ये होता है 10। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का। तो अब अगर इसको हमें याद करना है, जो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का अगर इसे याद करना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है ये 10 है और ये 8 है और ये 6 है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा बढ़ के ही रहता है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है ये इस दोनों साइड से ये ग्रेटर ही होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होगा परपेंडिकुलर से और हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होगा बेस से। और बाकी ये दोनों जो परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं ये छोटे होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक अगर हाइपोटेन्यूज अगर ये बड़ा भाई है तो परपेंडिकुलर और जो बेस है ये दोनों छोटे भाई हैं। तो ये जो दोनों छोटे भाई हैं उसको एक तरफ, ये दोनों एक बड़े भाई के बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कभी भी अगर आपको ध्यान रखना है तो बड़ा भाई अगर इधर होगा तो दोनों छोटे भाई इधर होगा, लेकिन अगर एक भी यहाँ पर छोटा भाई हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, तो हम हमेशा बड़े भाई में से छोटे भाई को ही माइनस करेंगे, जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बेस निकालना चाहे तो बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज को इधर रखना है और परपेंडिकुलर को हमें पीछे रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो परपेंडिकुलर और जो बेस है ये हमेशा छोटे होते हैं और जो छोटे हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं, मतलब बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों को हमने पीछे रखा है और दोनों हाइपोटेन्यूज दोनों बार में इसको हमने आगे रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आप इस तीनों को याद रख सकते हो। अगर एक बार आप ध्यान से दिमाग में बैठा लो तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो फॉर्मूला है आप भूल जाओ कभी। तो इस तरीके से हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई भी करेंगे और उसको याद भी रख सकते हैं। और अब देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर और जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो हम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको जगह जगह पर काम आएगा। तो अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जबकि आपने जो पाइथागोरस थ्योरम है वो याद कर लिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा है कि यहाँ पर जो ये लाइन है इधर ये है परपेंडिकुलर और इधर है बेस और यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इस सब के बीच में एक अपना रिलेशन है और इस सब के बीच में जो रिलेशन है उसका कुछ ना कुछ एक नाम है, कुछ ना कुछ इस रिलेशन को हम यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं। सबसे पहले इस रिलेशन को हम रेशियो में करेंगे और इस रेशियो का कुछ ना कुछ एक नाम हो जाएगा जो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या नाम हो सकता है। तो यही जो नाम है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर रिलेशन देखें, जिसमें परपेंडिकुलर को अगर हम ऊपर रखते हैं और हाइपोटेन्यूज को नीचे रखते हैं, तो इसका जो नाम है ये पड़ जाएगा साइन थीटा। तो थीटा एक एंगल है, तो अगर मैं थीटा यहाँ बनाऊं कि ये कौन सा एंगल है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि थीटा इस जगह पे होगा। मतलब अगर यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो इस दोनों के बीच में ये एक एंगल हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर इस परपेंडिकुलर को इस हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में अगर रिलेशन बनाए इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो साइन थीटा कहलाएगा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। और इसी तरीके से अगर हम इस बेस को हाइपोटेन्यूज बेस को ऊपर और हाइपोटेन्यूज को अगर हम नीचे रख दे इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, बेस ऊपर हाइपोटेन्यूज नीचे, तो इसका नाम पड़ जाएगा कॉस थीटा। और अगर हम परपेंडिकुलर को ऊपर रखें और बेस को अगर हम नीचे रखें तो इसका नाम पड़ जाएगा टेन थीटा। इसी तरीके से अगर हम हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखें और परपेंडिकुलर को नीचे रखें तो इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। और अगर हम हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखें और बेस को नीचे रखें तो इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर b अपॉन p इसके रेशियो को हम नाम दे देंगे कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये जो 6 के 6 रेशियो जो हमने बनाए हैं, यही 6 रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब इसको अरेंज करने के बाद में इसके अलावा और कोई भी अरेंजमेंट नहीं बन सकता। मतलब कोई ऐसा रेशो जिसमें जैसे परपेंडिकुलर ऊपर हो गया या फिर कोई और चीज नीचे हो गया, तो ऐसे करके हम ये 6 ही बना सकते हैं। ये 6 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है और इन 6 पॉसिबिलिटी को ही हमने कुछ ना कुछ एक नाम दे दिया है कि इनके रेशियो का हम ये नाम
रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से ये तो नाम हो गया। तो ये चीज जो है ये भी आपको याद रखना है, और याद करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आप इसको हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जैसे बच्चे अगर इसको याद करते हैं तो इसको बोलते हैं पाकिस्तान, बी भूखा, पी प्यासा। तो यहाँ पे हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, और फिर से हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, हिंदुस्तान नीचे हरा और भरा। तो आप इसको कहीं एक जगह पे आप लिख सकते हो। तो एक बार मैं और आपको मैं ये समझा देता हूं कि ये कैसे है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इधर से है साइन कॉस टेन। और इसको याद करने के लिए बहुत पहले से एक और स्टेटमेंट चला आ रहा है, जैसे कि यहां पर है पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बहुत ध्यान से आप इस स्टेटमेंट को देखिए, क्योंकि अगर आपको ये याद करना है तो बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आप इसको सुने कि मैं जो समझा रहा हूँ किस तरीके से है। पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और इसमें जैसे ये एस सी और टी है तो इसको हम बोल सकते हैं सोना चांदी तोले। तो अगर मैं इसको एकदम अगर स्पीड में बोलूं तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो जब आप इसको याद कर लोगे तो इसको आपको मतलब जो रेशो है, जैसे ही अगर ये क्वेश्चन आता तो आप साइड में इस तरीके से आप बना के इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। और ये बहुत ही जरूरी रहता है कि ये चीज आपको याद रहे। तो इसके बाद ये काम हो जाएगा कि जैसे साइन थीटा है तो इसका उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, जो आपको इसके हिसाब से याद रखना है। इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पर जैसे P अपॉन H है तो ये H अपॉन P है, यहाँ पे B अपॉन H है तो ये H अपॉन B है, और यहाँ पे P अपॉन B है तो ये B अपॉन ये P अपॉन B है तो ये B अपॉन P है। तो मतलब उल्टा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का लाइन हमें किसी भी जो भी मैंने अभी बताया उस तरीके से याद करना है, और नीचे ये आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जो हमने याद किया था उसका उल्टा है। तो जब आप ये याद कर लोगे तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो यही चीज वहां पर काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद करो। और कई बार तो आपको ऐसे याद करना चाहिए कि मतलब अगर आपसे कोई साइन थीटा बोले तो आपको P अपॉन H याद आए, जब टेन थीटा कोई अगर आपसे बोल रहा है तो P अपॉन B याद आए, या फिर अगर सेक थीटा अगर आपसे कोई बोल रहा है तो H अपॉन B। मतलब एकदम बहुत ही स्पीड में ये चीज आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन आ रहा है और आप साइड में ऐसे बना रहे हो, क्योंकि हर चीज का एक वक्त और टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस चीज को करने में आपको इतना टाइम लग रहा है। तो जब बोर्ड एग्जाम देते हैं और अगर आप यही सारी चीजें अगर बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूम कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि ये टाइम कंज्यूम ना हो तो इसको एज इट इज जैसे हो सकता है आप एकदम फराटेदार याद कर लो कि एकदम उसी पॉइंट पे जो भी चीज पूछा जाएगा आप उसको बता पाओ। अभी करते हैं आगे और देखते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या है। आई होप कि आपको ये जो रेशियो वाला काम है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो बैठा के और किस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हो। तो अभी देखते हैं फर्दर आगे और क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है इसको भी हम करके देखते हैं, और इसको करने के बाद में आपके काफी सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है जो साइन A है ये 1/3 है, और ये कह रहा है कि फाइंड tan B एंड sec B। तो जो हमने अभी याद किया है उसी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर साइन A जो है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को करूँ तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है जो साइन A है ये है 1/3। तो हमने अभी याद किया था कि जो साइन होता है, साइन A का मतलब है कि जो एंगल है वो A पे है, जो थीटा है वो A पे है किसी एक ट्राइंगल के अंदर। और अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से बना लूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके का ये एक ट्राइंगल हो गया। तो जो A है वो यहाँ पे होगा, मतलब क्योंकि A है यहाँ पे ये थीटा होगा। तो जहाँ पर ये A बोला जा रहा है तो इसका मतलब जो एंगल है थीटा वो इस A की जगह पे होगा। बाकी और भी जो दूसरी चीजें हैं मैं बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर B हो सकता है और यहाँ पर C हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल A है
tan के साथ b है, sec के साथ b है, यहाँ पर sin के साथ a है, तो मतलब a और b ऐसे एंगल हो गए जो एक्यूट होंगे। तो यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से आप पढ़ के, जैसे sin cos tan किसी के साथ भी जो एंगल लगा हुआ आप देखो कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर a और b है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्यूट एंगल पे बनाया है, क्योंकि तीन ही एंगल होते हैं, एक दो एंगल यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पर राइट एंगल रहेगा। तो 90 डिग्री के अलावा बाकी जो दो एंगल होंगे वो इस दोनों कॉर्नर पे होगा जहां के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे सेक बी के बारे में पूछ रहा है, tan बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी इस जगह पे नहीं हो सकता, 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। वो जब भी होगा या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। मतलब दोनों एक्यूट एंगल्स जो होंगे वो इस रेशियो के जैसे tan का जो रेशियो है, सेक का जो रेशियो है या फिर साइन का रेशियो है, उसके हिसाब से ये दिया रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर साइन ए यहाँ पर दिया हुआ हमको 1/3, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर अगर बनाएंगे तो ये जो थीटा है, हमेशा थीटा के सामने वाला जो लाइन होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये जो 1 है यही हमारा परपेंडिकुलर, ये P है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जहां पर थीटा होता है, जिस लाइन से ये अटैच है, जैसे इस लाइन से ये अटैच है तो इसको हम बेस बोलेंगे। और जो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड और जो आपको तिरछा नजर आए, लॉन्गेस्ट साइड और तिरछा, जैसे कि यहाँ पर ये तिरछा नजर आ रहा है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एक बेस पहचान लेना है, एक हाइपोटेन्यूज पहचान लेना, तो परपेंडिकुलर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि थीटा जो भी यहाँ पर एंगल के बारे में पूछ रहा है, जैसे ए के बारे में पूछ रहा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और जो तिरछा है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और जो बच गया वो बेस है। तो बेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर थीटा है, जहां पे परपेंडिकुलर है, उस पूरे लाइन को हम बेस बोल सकते हैं। ये पहचानने का दूसरा तरीका है। तो एक तो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तिरछा हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जहां पर भी परपेंडिकुलर और दूसरा एंगल दिया हो उसको आप बेस बोलो, बाकी जो तिरछा है उसको हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, जो बच जाएगा उसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज करके रख सकते हो। तो अब अगर आपको ये चीज पता लग गया है तो यहाँ पर अब जो चीजें दी हुई हैं वो मैं लिख लेता हूँ और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 हो गया, तो ये है परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 3, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है और ये हो गया 3। तो हमें क्या पता करना है? बेस पता करना है। तो जैसे हमने पहले किया था कि पाइथागोरस थ्योरम को हमने इस्तेमाल किया था, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अगर हमें बेस निकालना है तो बेस के लिए जो फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको कहा था कि हाइपोटेन्यूज ये हमेशा आगे रहेगा, परपेंडिकुलर ये पीछे रहेगा, और इसका रूट, तो जो हाइपोटेन्यूज है ये है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर ये है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ये होता है 9, और 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। और अगर आप इसको पेयर बना के अगर आप बाहर निकालो, जैसे 2 × 2 × 2, ये इस 8 का पेयर हो गया, तो मतलब यहाँ पर इस 2 का पेयर ये चले जाएगा बाहर क्योंकि रूट से निकाल रहे हैं, और ये जो रूट है ये बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये अंदर ही रह जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 2√2। तो ये हमने इसको सॉल्व करने के बाद लिखा है 2√2। तो यहाँ पर जो ये बेस है ये आ जाएगा 2√2, तो ये हो गया 2√2, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे साइन ए 1/3 दिया हुआ था, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर बेस निकाल लिया है। तो बेस आया है हमारा 2√2, परपेंडिकुलर सामने 1 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 3 है, और जो बेस है ये हमने निकाल लिया है 2√2। अब हम जो भी मर्जी इसके अंदर निकाल सकते हैं, जैसे tan b है, जैसे tan b है तो tan b होता है, tan का जो रेशियो है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पर जो मेन स्टोरी है जो समझना है वो यहाँ पे है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर b लिखा है तो इसका मतलब जो थीटा है वो यहाँ से हटके और थीटा यहाँ आ जाएगा। तो मैंने बताया जहाँ पे 90 डिग्री है, जहाँ पे थीटा है, तो इस दोनों एंगल को जिस साइड के ऊपर मतलब ये जो एंगल आ रहा है उसको अब ये जो है हम बेस बना देंगे। जिस एक साइड के ऊपर मतलब इस कॉर्नर पे C पे 90 डिग्री है और ये जो एंगल दूसरा एंगल है B पे चले गया, क्योंकि यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो जो ये थीटा है वो यहाँ से हटके और ये B पे आ जाएगा। तो एक बार को मैं यहाँ से अब मैं इरेज कर लेता हूँ ये चीज। तो यहाँ से थीटा हटके और जो थीटा है अब वो
यहाँ आ गया है, मतलब जो एंगल है वो यहाँ आ गया है। तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे, तो अगर थीटा यहाँ है परपेंडिकुलर यहाँ, तो यहाँ बेस हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है, अब ये परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते इसको हम अब क्या बोलेंगे, इसको हम बेस बोलेंगे। तो अब इसे हमें कट करना पड़ेगा, इससे अब कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ हमने ये साइड निकालने के लिए पहले इस्तेमाल किया था। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा बट परपेंडिकुलर और बेस दोनों ये चेंज हो जाएंगे। तो अब थीटा के हिसाब से ये बेस हो जाएगा। तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के सामने अब ये आ गया है, मतलब जो AC है ये लाइन आ चुका है। तो इसीलिए जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा 2√2 और जो बेस है ये आ जाएगा BC मतलब 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो tan B है ये हम निकाल लेंगे। अब sec B अगर हम देखें, sec B, तो ये भी इसी तरीके से हम B पे एंगल से B के एंगल से देख रहे हैं, तो इस B पे जो एंगल थीटा है तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे रहेगा। जो भी तिरछा है, जो लॉन्गेस्ट साइड जो आपको दिखेगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और वो कभी चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अगर हम दोबारा से यहाँ पर अगर हम बेस लिखे, जैसे कि बेस हमने यहाँ पर 1 लिखा था, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस ये इस सेक के लिए रेशियो होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, और बेस के लिए जो हमने यहाँ पर लिखा है 1 वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये हो गया सेक बी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं tan बीटा और सेक बीटा हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे cos p 3/4 दिया हुआ है और हमें tan p और cos r और cosec r हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बना लेते हैं, और हमेशा आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है अगर आता है तो आपको बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो cos p है ये दिया हुआ है, हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो जो cos p है ये है 3/4। तो जैसे हम cos याद करते हैं तो cos जो होता है इसका रेशियो होता है b/h। तो ऊपर ये होता है बेस और जो नीचे वाला जो नंबर होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज। और अगर हम इसके अंदर देखें तो अगर हम p को यहाँ पे बना लेते हैं p, और हम देखते हैं कि और क्या क्या दे रखा है। तो एक दे रखा है tan p, एक दे रखा है cos r और एक दे रखा है cosec r। तो एक एंगल P पे है और एक R पे। और मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर लेटर्स दिए रहते हैं, जैसे P है, R है, P है, R है, तो ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। मतलब अगर एक P यहाँ पे होगा तो एक R यहाँ पे होगा, या हम R को यहाँ लिख सकते हैं और P को यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ S को, क्योंकि Q नहीं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि जो थीटा है वो Q की तरह दिखता है, तो आप मे बी की कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये SPR है। तो इस तरीके से हमने बना लिया ट्राइंगल, और जहाँ पे ये आपको L जैसा दिख रहा है तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो बेस है वो कहाँ है। तो सबसे पहले cos P, तो अगर हम P की तरफ से देख रहे हैं तो इसका मतलब जो थीटा है वो यहाँ पर है, इस जगह पे थीटा है हमारा, क्योंकि उसने यहाँ पे cos P बोला है, तो P पे हमारा एंगल चले गया। तो अब है यहाँ पर बेस 3। तो अगर जहाँ पे मैंने आपको बताया था बेस कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे एंगल है, मतलब एक P है और दूसरा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, इसको हमें देखना रहता है जो कि S पर है। तो एक P है और दूसरा S है, तो PS हम बोल रहे हैं अपने शब्दों में, तो PS हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है ये है 4, और मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज पहचानने का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये दोनों ही हमको दिया हुआ, ये है 4 और ये है 3। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो परपेंडिकुलर है ये हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस करने के बाद में। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 4 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और जो बेस है ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ये हो गया 16 माइनस 9, और 16 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/√। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये आ जाएगा √7। तो अब यहाँ पर ये √7 हो गया। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 4 है, बेस यहाँ पर 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद में अब इस बेस
और हाइपोटेन्यूज का कोई मतलब अभी नहीं रह जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर, और जो बेस है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इस बेस को इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये बेस है निकलने के बाद में, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, तो इसीलिए हम इसको अब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे जिस तरीके से है 10p, तो यहाँ पे अगर हम 10p निकालें, तो यहाँ पे अब अगर हम 10p अगर हम निकालते हैं तो 10p के हिसाब से, अब यहाँ से हम देख रहे हैं p के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर और ये इसका बेस है, तो इसीलिए क्योंकि 10p का जो रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा √7 और जो बेस है ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है cos r, तो अगर हम इस cos r को अगर हम देखें तो अब जो cos r है इसके लिए जो थीटा है अब ये यहाँ पर चले जाएगा, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं अभी। तो थीटा आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर √7 और बेस हमने √3 निकाला था, अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चेंज हो जाएंगे। अब अगर ये थीटा है तो इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था बेस पहचानने का कि एक थीटा मतलब एंगल यहाँ पे है, R पे है एक एंगल और 90 डिग्री है S पे, तो एक R पे है और एक S पे है, तो R और S ये हम अपने शब्दों में बोल लें तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम cos r के लिए अगर हम लिखें रेशो, तो cos r के लिए जो रेशो होगा ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो यहाँ पर जो बेस है, जो यहाँ पर बेस है वो हमने अभी देखा है, ये है √7 और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो एक ही है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा cos r के लिए √7 अपॉन में 4। अब यहाँ पे देखते हैं cosec r, तो क्योंकि r पे ही थीटा है तो हमें सेम जैसे हमने यहाँ पर बेस इसके लिए सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी cosec निकालने के लिए। ये cosec है, cosec r, तो इसका मतलब थीटा r पे हो गया, और इसका जो रेशो होता है ये होता है h अपॉन p। तो यहाँ पर h ये अपनी जगह पे रहेगा हाइपोटेन्यूज, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और जो परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको बताया है कि ये तो बेस हो गया, और थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है 3 तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 10p निकाल लिया, cos r निकाल लिया और cosec r निकाल लिया। तो जब आप ये बात समझ जाओ कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और जो बेस है वो किस तरीके से आपस में ये अरेंज रहता है, जब हम इस क्वेश्चन को cos, tan और इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके रिस्पेक्ट में जब हम किसी ट्रायंगल को देखते तो किस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस आपस में ये कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत ही आराम से ये जो एक्सरसाइज है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, और बारी बारी से हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं मतलब जो एक्सरसाइज है वो हम बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एप्लीकेशन है इसका, कहाँ कहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में क्या होता है, और हमने थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर करके देखे। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पूरा वीडियो था। अब इस वीडियो के बाद में आप जो एक्सरसाइज 8.1 है वो आसानी से कर लोगे, तो फर्दर हम एक्सरसाइज 8.1 को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए आप इसको सीखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और एक्सरसाइज 8.1 को इस वीडियो जो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसको करने से पहले आप खुद से करके देखिए कि किस तरीके से ये यूज हो रहा है। तो जो आने वाला एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं, अगर मैं समझा पाया हूँ आपको, तो एक जो लाइक है वो इस वीडियो के लिए जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नए वीडियो के लिए जो बेल आइकन है उसको आप जरूर से हिट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।